वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम सिविक्स को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने 9 अध्याय को यानी कि 9 चैप्टर्स को पहले पढ़ लिया है, जिनकी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उन वीडियो को आप यहाँ आई बटन को प्रेस करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम अध्याय 10 को पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को पढ़ना और जानते हैं इस अध्याय में बताए गए तथ्यों को। तो जैसा कि आपको अध्याय का नाम मालूम है, अध्याय का नाम है लिंग यानी कि जेंडर। आइए जाने जेंडर की परिभाषा क्या होती है और इसका क्या कंसेप्ट है। लिंग भेद एक सामाजिक सांस्कृतिक समस्या है जो भारत सहित विश्व के अनेक देशों में प्रारंभ से ही विद्यमान रही है। लिंग से आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। यह शब्द बहुत ही असमानताओं और स्त्री पुरुष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे परिवार और समाज से ही बनती है। यह उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है कि महिला और पुरुष की जो भूमिकाएं समाज व परिवार में है वे स्वाभाविक हैं। महिला व पुरुष की भूमिकाएं दुनिया भर में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए अलग अलग होती है। समाज में अलग अलग भूमिकाएं व मूल्य निर्धारित किए जाने से ही स्त्री पुरुष के बीच भेद व असमानताओं की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं लिंग की भूमिका यानी कि जेंडर रोल के बारे में। तो लिंग की भूमिका जेंडर रोल सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से देखी जा सकती है। यानी लिंग की भूमिका आपको समाज में भी मिलेगा, आर्थिक स्थिति में भी मिलेगा और सांस्कृतिक रूप में भी आपको मिलेगा। सदियों से समाज में अनेक प्रकार के विभेद लिंग शब्द सूचित करता आ रहा है। लिंग की अवधारणा से समाज में अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं को बताया जाता है। वर्तमान समय में लिंग एक श्रेष्ठ वर्ग तथा एक अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग को सूचित किया जाता है। वर्तमान समय में लिंग से एक श्रेष्ठ वर्ग तथा एक अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग को सूचित किया जाता है। जैसे कि पुरुष जो है वो श्रेष्ठ वर्ग का माना जाता है और महिला जो है वो कमजोर वर्ग की मानी जाती है। ये एक लिंग की अवधारणा है। आगे देखिए क्या बताया गया है। समाज के स्वरूप के आधार पर लिंग का स्वरूप बदलता है। जैसे पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष को शक्तिशाली तथा अधिक अधिकार संपन्न माना जाता है, जबकि मातृसत्तात्मक समाज में माता या पुत्री को उच्चतर स्थान प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब ये है, भारत जो है आज पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो है पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं या पुरुषों के पास ज्यादा अधिकार है महिलाओं से। कोई ऐसा समाज हो जो मातृसत्तात्मक हो तो वहां पर माता या पुत्री का स्थान ऊंचा होता है पुरुष से। भारत में ही एक राज्य है केरला जो मातृसत्तात्मक राज्य है, वहां पर महिलाओं को ज्यादा सम्मान मिलता है या उच्चतर स्थान मिलता है पुरुषों के मुकाबले। जबकि बाकी राज्यों में पितृसत्तात्मक समाज है, वहां पर पुरुषों को ज्यादा शक्तिशाली या ज्यादा अधिकार संपन्न माना जाता है। शिक्षा प्राप्ति, संपत्ति के अधिकार, उसके उपभोग की स्वतंत्रता को भी लिंग की अवधारणा ने प्रभावित किया। किसी को लिंग विशेष के आधार पर अधिक अधिकार दिया जाता है तो किसी को कम। जैसा कि आपको पता है कि पितृसत्तात्मक समाज में शिक्षा प्राप्ति, संपत्ति का अधिकार और इसको किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा उसकी स्वतंत्रता पुरुषों को ज्यादा दी जाती है, या यूं कहे कि पुरुषों के पास पहले से ही होती है। जबकि महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए इतने अधिकार नहीं दिए जाते हैं, संपत्ति का अधिकार भी उनके पास बिल्कुल नहीं होता। स्वतंत्रता के नाम पर पुरुषों से तो बहुत ही कम स्वतंत्रता उनके पास होती है। तो ये जो है लिंग की अवधारणा है जो अलग अलग समाज को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। राजनीतिक अधिकार तथा शासन कार्य में भागीदारी को लेकर भी लिंग की कलुषित अवधारणा सामने आती है। लिंग के आधार पर किसी कार्य को उत्कृष्ट तो किसी को निम्न बताने की परंपरा अभी भी बनी हुई है। तो ये तो था लिंग की भूमिका के बारे में। आइए जानते हैं कि भारतीय परिवार में लिंग की भूमिका किस प्रकार है, यानी कि जो जेंडर रोल है वो इंडियन फैमिलीज के अंदर या इंडिया में किस प्रकार से कार्य करती है।
तो भारतीय समाज में लिंग के प्रति पूरी तरह निष्पक्ष तथा तार्किक दृष्टिकोण नहीं देखा जा सकता। सामान्यतः समाज में पुरुषों को ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनके कार्यों को श्रेष्ठ समझा जाता है, जबकि महिलाओं को कम अधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय समाज में लिंग की भूमिका जन्म से पूर्व तथा मृत्यु के बाद तक देखी जाती है। आगे देखिए और क्या बताया गया है। लिंग की भूमिका को परिवार की संरचना तथा स्वरूप के आधार पर बताना ज्यादा व्यवहारिक होगा। जैसे शहरी समाज में लिंग के प्रति पक्षपात में कमी हुई है, परंतु लिंगानुपात में अंतर बना रहना लिंग के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण का सूचक नहीं है। आदिवासियों में महिलाओं की शिक्षा के प्रति भेदभाव मूलक विचार व्याप्त है। ग्रामीण परिवार में पुरुषों को महिला की अपेक्षा अधिक अधिकार तथा बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक अवसर दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन में काफी कमी है, लेकिन स्त्री पुरुष कार्य सहभागिता शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सारे कार्य किए जाते हैं वे केवल या ज्यादातर पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन शहरों के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों ही कार्य में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। यद्यपि कानून शिक्षा से लेकर संपत्ति तक के अधिकार में स्त्री पुरुष की समानता को स्थापित करता है, परंतु भारतीय समाज अभी भी पुरुषों के पक्ष में ही झुका प्रतीत होता है। यद्यपि तमिलनाडु की टोडा जनजाति में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से श्रेष्ठ होती है, परंतु ये अपवाद मात्र है। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि कानून जो है वो शिक्षा से लेकर के संपत्ति तक का अधिकार जो है, इन अधिकारों में स्त्री और पुरुष दोनों को ही एक समान मानते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय समाज ज्यादातर पुरुषों के पक्ष में ही झुका हुआ रहता है। फिर इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु की टोडा जनजाति में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से श्रेष्ठ होती है। आगे देखते हैं हम 20वीं सदी के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इन्हीं लिंग की भूमिकाओं में। तो अगला पॉइंट है 20वीं सदी के दौरान हुए परिवर्तन। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलता है। इस समय महिलाएं औपचारिक शिक्षा तेजी से प्राप्त करने लगी। कुछ महिलाओं ने तो महत्वपूर्ण पद भी प्राप्त किए। मध्यम वर्ग में लड़कियों ने पुरानी परंपराओं के साथ साथ पढ़ना तथा कार्य करना शुरू कर दिया। वे मुख्य रूप से गृह से संबंधित कार्य करती थी, यानी कि घर से संबंधित कार्य को किया करती थी। आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका में लगातार परिवर्तन हो रहा है। आज भी परिवार की भूमिका बनी हुई है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्थान महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज विवाह विच्छेद भी पहले से ज्यादा देखने को मिलता है। यदि किसी कार्यस्थल पर 30 या अधिक महिलाएं कार्य कर रही है, तो वहां शिशु गृह की स्थापना करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव हुए 20वीं सदी के दौरान। आगे एक पैराग्राफ है भारत में लिंग भेद। लिंग भेद भारतीय समाज की बड़ी समस्या है जो आज भी विद्यमान है। ये आज भी कुछ गांव और कस्बों में पहले की तरह ही विद्यमान है। भारतीय समाज में महिलाओं को लिंग के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार अनेक कानून बनाकर तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को लागू कर लिंग भेद को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके उपरांत भी भारत में आज भी बहुत से ऐसे गांव, कस्बों में और यहाँ तक कि शहरों में भी लिंग भेद जैसे पहले था वैसे ही है। वहां पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया लिंग भेद के बारे में। आइए अब जानते हैं महिला आंदोलन से रिलेटेड कुछ बातों को। महिलाओं को जो आज स्वतंत्रता मिली हुई है, जो समानता मिली है, ये उनको खैरात में नहीं मिली। इनके लिए उन्होंने सच में बहुत ही मेहनत की है, बहुत आंदोलन किए हैं। तो आइए उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए महिला आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। महिला आंदोलन, विमेन मूवमेंट, मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों तथा शोषण की प्रवृत्ति की समाप्ति से जुड़ा हुआ है। विश्व के विभिन्न देशों तथा भारत में अलग अलग समय में महिला आंदोलन हुए तथा ये वर्तमान दौर में भी जारी है। महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य स्तर पर लिंग भेद रहित समानता का स्तर प्राप्त करना रहा है। यह आंदोलन महिलाओं की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत अनेक कारकों से हुई, जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव हुआ, सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलनकारियों का योगदान हुआ, वैश्विक घटनाओं का प्रभाव,
महिला में नवीन चेतना का उदय। 19वीं शताब्दी तक अनेक कारणों से शिक्षित वर्ग बालिकाओं को घर पर ही शिक्षा देता था। यानी जो शिक्षित वर्ग की महिलाएं हुआ करती थी, वे लड़कियों को घर पर ही शिक्षा दिया करती थी। भारत तथा विश्व में महिला आंदोलन में कुछ समानता देखी जा सकती है। महिलाओं ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगठित होकर अभियान चलाया। इसमें महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। साथ ही बुद्धिजीवियों का समर्थन महिला आंदोलन को मिला। महिला आंदोलन ने जागरूकता का विकास किया। महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति चेतना का विकास हुआ। कुछ महिलाएं जैसे रमाबाई, रुकैया, लक्ष्मी लाकड़ा आदि, जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता तथा महिला सशक्तिकरण में विशेष योगदान दिया। आइए आगे इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये चैप्टर अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रमाबाई के बारे में। 1858 से 1922। रमाबाई का जन्म मद्रास प्रांत के कनारा जिले में हुआ था। उन्होंने घर पर ही संस्कृत का गहन अध्ययन किया, इसी कारण उन्हें पंडिता भी कहा जाता है। रमाबाई एक भारतीय समाज सुधारक, महिला शिक्षा की समर्थक तथा शिक्षा शास्त्री थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए पुणे में एक विद्यालय की स्थापना की, जो कि 1899 में की थी। उन्होंने विधवाओं तथा बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष कार्य किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं रुकैया सखावत हुसैन के बारे में। इन्हें सामान्यतः बेगम रुकैया कहा जाता है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1980 में बंगाल के रंगपुर में हुआ था। रुकैया बेगम बंगाली लेखक, शिक्षा शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता तथा महिलाओं के अधिकारों की समर्थक थी। इन्होंने अनेक कहानी, नाटक, लेखों तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से महिलाओं के शोषण तथा उत्पीड़न का विरोध किया। इन्होंने पहली बार मुस्लिम लड़कियों के लिए कलकत्ता, जो आज कोलकाता हो गया है, यहाँ पर विद्यालय की स्थापना की। तो मुस्लिम लड़कियों के लिए सबसे पहले विद्यालय की स्थापना किन्होंने करी थी? तो वे थी रुकैया बेगम। और ये स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में। 1916 में इन्होंने मुस्लिम महिला संघ की स्थापना कोलकाता में ही की। इसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना था। इसके बाद है लक्ष्मी लाकड़ा। लक्ष्मी लाकड़ा महिला सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी है। लक्ष्मी मूल रूप से झारखंड से संबंधित पहली आदिवासी महिला है जिन्हें उत्तरी रेलवे में पायलट नियुक्त किया गया। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पहली आदिवासी महिला कौन है जिन्हें उत्तरी रेलवे में पायलट नियुक्त किया गया है, यानी कि उनको उत्तरी रेलवे में पायलट की जॉब दी गई है। तो वे कौन है? लक्ष्मी लाकड़ा। उन्होंने रांची से पॉलिटेक्निक करने के बाद रेलवे में कार्य करना शुरू किया। इसके बाद है भारतीय समाज में लैंगिक समानता के प्रावधान। भारतीय समाज द्वारा स्थापित लोकतंत्र भारत के सभी वर्गों तथा नागरिकों के कल्याण पर बल देता है। साथ ही इस दिशा में कई सार्थक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की बात कही गई है। अर्थात इसमें लिंग भेद के आधार पर असमानता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी लिंग भेद को अस्वीकार किया गया है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। यानी कि आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष सभी समान है, फिर चाहे वो किसी भी लिंग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो या उसका कोई भी जन्म स्थान हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया? देखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को समाप्त किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 15(3) राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। यथार्थ बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध, महिला कल्याण से संबंधित कार्य। संविधान के अनुच्छेद 21 का यानी आर्टिकल 21A के द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो बिना किसी प्रकार के विभेद पर आधारित है, जो कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को दिया जाएगा किसी भी विद्यालय में। तो ये तो मौलिक अधिकार के अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक लिखा गया है।
राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। किसमें बताया गया है? आर्टिकल नंबर 39A। उसके बाद देखिए एक और, राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। ये भी आर्टिकल नंबर 39 घ में बताया गया है। स्त्रियों की प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 के अंदर बताया गया है। राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 51A पार्ट 5 में स्त्रियों के हितों की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 325 में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। उसके बाद देखिए, स्थानीय शासन के ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्वरूप में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। साथ ही राज्य चाहे तो स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय महिलाओं की स्थिति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पालराज बनाम भारत संघवाद में अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत महिलाओं के घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। यानी कि इसके बाद अगर आप महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। विशाखा बनाम राजस्थान के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न लैंगिक समानता एवं प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के कल्याण हेतु सुझाव देने के लिए की गई है। महिला तथा बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत है। इसके बाद है घरेलू हिंसा रोकथाम तथा निवारण अधिनियम 2005 द्वारा महिलाओं को प्रताड़ना से मुक्त करने का प्रयास किया गया। घरेलू हिंसा में घरेलू महिला, बच्चे तथा घरेलू सहायिका को शामिल किया गया। इसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को 2005 में संशोधित कर पुत्र तथा पुत्रियों के साथ माताओं को भी समान अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत ये कहा गया है कि जो हिंदू के अंदर होता है ना, कि जो संपत्ति का अधिकार है, हिंदुओं के अंदर जो संपत्ति का अधिकार जो पुत्र को मिलता है, इस अधिनियम के तहत अब उस पर पुत्री यानी कि बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे का है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का इतिहास प्राचीन काल से देखा जा सकता है, परंतु इसे उन्नत राजनीतिक भागीदारी नहीं कहा जा सकता। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। वर्तमान समय में संसद तथा विधानमंडल में महिलाओं के लिए 99% सीटें आरक्षित करने की बात की जा रही है। तो ये था हमारा अध्याय 10 जिसका नाम था लिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।